हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी द सक्सेस प्लेटफॉर्म पे। आज हम यहाँ पढ़ने वाले अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स किसके लिए पढ़ने वाले हैं? हम अकाउंट्स हम क्लास 12 के लिए पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ। जो सीबीएसई ने जो परसों सर्कुलर निकाला है 7 तारीख के डेट में, उसमें इन्होंने एनपीओ में कुछ भी नहीं हटाया है। उन्होंने किस में से हटाया है? जो आपका पार्टनरशिप है एंड जो आपकी कंपनीज़ की अकाउंटिंग है, उसमें से उन्होंने कुछ एक टॉपिक्स डिलीट करे हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है ये। हम जो बुक रेफ़र करेंगे, हम बुक रेफ़र करेंगे टीएस ग्रेवाल जी की बुक रेफ़र करेंगे, जो 2021 एडिशन के लिए आई हुई थी। मतलब 2021 सेशन के लिए जो बुक आई हुई थी, वो बुक हम रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट सर, ये कि मतलब हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा? बच्चों यहाँ पे पढ़ने का अप्रोच ये रहेगा कि हम 100% टॉपिक कवर करेंगे, एक्सेप्ट दोज टॉपिक्स विच वर डिलीटेड डे बिफोर यस्टरडे बाय सीबीएसई बाय इशूइंग सर्कुलर डेटेड 7 तारीख की डेट में जो सर्कुलर इशू करा है, जिसमें कि आपके सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। कैसे सिलेबस रिड्यूस करा है उन्होंने? पार्टनरशिप में से कुछ टॉपिक्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में से, उसमें से कुछ टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं। और कंपनी में से डिवेंचर के केस में कुछ एक टॉपिक इन्होंने क्या करा है? रिमूव करा है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम ये कैसे सिलेबस हमारा कैसा रहेगा, कैसे कंप्लीट होगा? तो यहाँ पे आपको 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अनअटेंडेड नहीं रहेगा। आपके थ्योरी के कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको कुछ भी सच वो क्या कहते हैं रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर करवा दूँगा। और इवन इफ़ जो आपके फ्रेंड्स हों, जो उन्होंने कहीं पे भी आप 12th के अकाउंट्स पर रखा है, उनसे भी आप बोलिएगा एक बारी वीडियोस देखने के लिए, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सकें कि कैसा उन्होंने पढ़ा और कैसा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? यूनिट 1 है पार्ट ए आपके 12th के लिए। 5A फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कंसेप्ट है हम इसके बारे में आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। फिर हम पार्टनरशिप देखेंगे, देन हम कंपनी देखेंगे, देन हमारा जो एनालिसिस है, जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो एनालिसिस है, वॉल्यूम 3 भी हम कंप्लीट करेंगे। सर लेक्चर्स कब कब मिलेंगे हमें? बच्चों लेक्चर्स आपको मिलेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपको लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 12 के लिए। और इसके साथ साथ आपको बिजनेस स्टडीज़ भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ के भी लेक्चर्स आपको सेम डे, जिस दिन आपको क्लास 12 के लिए अकाउंट्स का लेक्चर मिलेगा, उसी डे आपको क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडीज़ का भी लेक्चर मिलेगा। ओके, तो बिजनेस स्टडीज़ में जो हम बुक रेफ़र करेंगे क्लास 12 के लिए, हम बुक रेफ़र करेंगे आर.के. सिंगला जी की बुक है, वो हम रेफ़र करेंगे। ठीक है जी, ओके। उसमें भी जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो बेसिकली इतने ज़्यादा एग्जाम्पल दे करके मैं सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जहाँ पे मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे मैं टॉपिक को स्टोरी लाइन में इस तरीके से बांट दूंगा ताकि आप सिर्फ वो स्टोरी याद रखें और आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएं। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा कि बहुत ही जल्द जब आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा, उतनी जल्दी क्या करेंगे, हम लाइव आकर के क्लास लेना शुरू कर देंगे। लाइव का क्या शेड्यूल रहेगा? लाइव का शेड्यूल भी यही रहेगा, 1 घंटे डेली अकाउंट्स, 1 घंटे बिजनेस स्टडीज़। आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में क्लास 11 के लिए रहेगा। जो आपके जूनियर्स वगैरह हों, अगर उनको पढ़ना हो अकाउंट्स, तो मैंने क्लास 11 के लिए स्टार्ट कर दिया है। अभी लाइव नहीं है, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही होते हैं, बट ऑल्दो बहुत ही जल्दी कमिंग 1 वीक के अंदर वो लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मंडे, वेडनेसडे,
फ्राइडे में क्लास 11 के लिए अकाउंट्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ पाएंगे। टाइमिंग वगैरह मैं आपको आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कि कब से हम लाइव आना स्टार्ट कर रहे हैं। देन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे। एंड संडे को मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा मैं। सर मिसलेनियस टॉपिक्स कौन से? तो बच्चों वो आपसे रिलेटेड नहीं होंगे, वो रिलेटेड होंगे टैक्सेशन से रिलेटेड होंगे, वो आपको क्या कहते हैं जीएसटी से रिलेटेड होंगे, अब जिसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है उससे रिलेटेड होंगे, पैन से रिलेटेड होंगे, टैन से रिलेटेड होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होंगे। तो है क्या, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको संडे के दिन में वो क्लासेस अवेलेबल होंगी। और मोस्टली सैटरडे का भी हो सकती है, सैटरडे संडे में से किसी भी दिन। लेकिन ये समझिए जो आपका क्लास 12 का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे डेली 1 घंटे अकाउंट्स एंड डेली 1 घंटे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे हम। ओके जी। तो यहाँ पे जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 1 आपका जो है वॉल्यूम 1 वो 3 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है आपका? पहला है एनपीओ, दूसरा है पार्टनरशिप एंड थर्ड है कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 एनपीओ। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 तो आप लोगों का डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका होगा। अगर क्लास 11 से रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे सेशंस मैं उस पर भी सेशन डालूंगा। अगर आपके पास टाइम हो, और डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि अभी आपकी मेहनत करने की उम्र, अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया सारी चीज़ों को तो लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ये। ठीक है, तो आप जो मैंने लेक्चर्स अभी तक डिलीवर करे हैं वो जा कर के आप देख सकते हैं, और जो आपने अभी तक पढ़ा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको, और साथ के साथ प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर बताइएगा आप मुझे, जब भी आप ये लेक्चर्स देखें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सारी बातें आप तक पहुँच भी पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं। तो प्लीज़ ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए? हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। कौन सा पेपर? अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, अकाउंट्स रिवाइज्ड, जो रिवाइज सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। रिवाइज सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके फॉर क्लास 11, क्लास 12 विथ डिटेल्स, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो, आप वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हैं। रिवाइज सिलेबस हम पढ़ेंगे। बुक कौन सी रेफ़र करेंगे हम? बुक रेफ़र करेंगे हम टीएस ग्रेवाल्सी की बुक रेफ़र करेंगे। किसकी बुक रेफ़र करेंगे बता देता हूँ मैं, टीएस ग्रेवाल्सी की बुक रेफ़र करेंगे हम। 2021 एडिशन वाली बुक जो है वो हम रेफ़र करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर कौन सा है? पहला लेक्चर है एनपीओ का। आज टॉपिक कौन सा स्टार्ट होने वाला है? आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एनपीओ, टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है जी, ओके। सर मैंने बुक नहीं लिया है, मेरे पास ये बुक नहीं है। बच्चों आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का PDF आपको 2021 एडिशन वाला मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एल्स अगर आप बुक परचेज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 2021 एडिशन बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं सम सॉल्व करवाऊँगा, सम सॉल्व करवाते के टाइम पे मैं हमेशा पेज नंबर लिखवाऊँगा, जैसे 1.12 पे क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ताकि मैं और आप जब पढ़ रहे हैं तो मैच हो हमारा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए पुरानी एडिशन की बुक आपके पास है और आप पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राम, उसमें लिखा हो मोहन, तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि राम, आपको राम और मोहन में नाम में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या फिर इलस्ट्रेशन नंबर्स में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे करके दे रखा हो। इस चक्कर में मैं बार बार कह रहा हूँ 2021 एडिशन। ओके,
चलिए अच्छा एक बात बताइए, एनपीओ से क्या समझ में आता है आपको? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, चलिए किताब हम बाद में देखते हैं, स्टार्ट करेंगे, पहले एक बारी कुछ बातें कर लो आपसे। एनपीओ से क्या समझ में आता आपको? मतलब एनपीओ ये हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एनपीओ का फुल फॉर्म हो गया। आप समझते क्या हैं? देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है, क्या करती है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? बिजनेस करती है, तो उसका मोटिव क्या होता है? बताइए। उसका मोटिव होता है क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा ना, बिजनेस की डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह 11th में पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली आपने। तो उसमें कौन से चैप्टर में था? वो इवॉल्वमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है इवॉल्वमेंट वाला, बिजनेस की इवॉल्वमेंट वाला चैप्टर, उसमें था बिजनेस की डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी। तो बिजनेस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए काम करती है? वो काम करती है किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उसका मेन मकसद क्या होता है? चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, चाहे वो सेल करें, उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। फिर एक दूसरे टाइप की संस्था भी आती है, एक दूसरे टाइप की संस्था मतलब ये वाली एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कौन सी संस्थाएं होती हैं? इनका क्या मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है? नहीं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। किस लिए काम करती है? ये जो काम करती हैं, ये जो काम करते हैं, किस लिए काम करती है? ये काम करते हैं किसके लिए? जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, फिर से जो हेल्थ वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर से आपको और क्या करती हैं? ये एजुकेशन सेक्टर को, मतलब ये समाज के कल्याण से रिलेटेड काम करती हैं। अरे सर, जब भी समाज से के कल्याण के लिए काम करती हैं तो इनके पास काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता होगा? अगर आपको मान लो किसी की मदद करनी हो तो आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए ना मदद करने के लिए। अगर नहीं है तो कहाँ से मदद कर पाओगे आप? कर सकते हो आप मदद? कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने किसी गरीब को देखा, आपका मन हुआ उसको खाना खिलाने का, अगर आपके जेब में 100 रुपये नहीं पड़े हुए हैं तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पैसे तो होने चाहिए ना। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसको भी पैसा चाहिए। अब ये एक, क्योंकि ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बंदा तो है नहीं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके लिए इनको पैसा चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए। सेकेंडरी, इनके जो अपने खर्चे होंगे, कौन से खर्चे? अरे अकेले तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी ना, या तो वो किसी जगह पे होगी तो रेंट पे करना पड़ेगा, फिर रेंट पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा, टेलीफोन का बिल पे करना पड़ेगा, फिर जो इसके स्टाफ होंगे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक्सपेंसेस तो होंगे ही ना। अगर ये किसी को वेलफेयर के लिए कहीं पे भेज रहा है तो उससे रिलेटेड भी एक्सपेंस हो सकते हैं, होंगे या नहीं? एक्सपेंस तो डेफिनेटली ही होंगे। अगर एक्सपेंस होंगे तो उसको मीट करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से आएंगे? इनको पैसे कहाँ से आएंगे? इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? डोनेशन से मिलते हैं। फिर और कहाँ से मिलते हैं? ये क्या करते हैं? मेंबर्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनको मेंबरशिप फीस आता है। फिर ये सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे आप क्या कहते हैं, क्लब वगैरह जाते होंगे, वहाँ पे
फीस नहीं बोला जाता, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बोला जाता है कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप दे दीजिए। पहले तो मेंबरशिप फीस दे दीजिए। अब अगर आप किसी भी हेल्थ क्लब के मेंबर बनने के लिए जाते हैं तो वो बेसिकली क्या होती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सही में सर? हाँ जी बच्चे, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मकसद क्या है, पैसे कमाना नहीं है। जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे मेंबरशिप फीस लेते हैं, ना कि आपको वो टैक्स इनवाइस देंगे या सेल इनवाइस देंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे, या फिर सर्विस का इनवाइस देंगे, ऐसा नहीं मिलेगा आपसे। वो मेंबरशिप फीस चार्ज करेंगे। देन उसके बाद क्या सर, वो फीस चार्ज करने के बाद फिर वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कि आप पहले तो एडमिशन लेने के लिए आप मेंबरशिप फीस दो, देन सब्सक्रिप्शन के लिए आप या तो मंथली सब्सक्रिप्शन दो या ईयरली सब्सक्रिप्शन दो या फिर क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन दो। तो दूसरा पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास सब्सक्रिप्शन से आता है। देन सर और कहाँ से आ सकता है पैसा? सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस से काम चल जाएगा? अरे नहीं बच्चे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनको कंपनी ने क्या बोल रखा है, CSR एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। मतलब CSR एक्टिविटीज़ से क्या मतलब है सर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को जिसकी टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाती है, उसको अपने टोटल टर्नओवर का कुछ परसेंटेज CSR में करना मैंडेटरी है। ये कंपनीज एक्ट में ये इन्होंने दे रखा है। तो वो क्या करती है इन संस्था को, वो इनको क्या देती है, डोनेशंस देती हैं। वो इनको क्या देती हैं, डोनेशंस देती हैं। इनके पास अनुदान आता है। फिर जो बहुत जो अच्छे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सॉरी एक मिनट, जो समाज के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिलते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी उनको बोलती है, प्रमोट करती है कि ठीक है आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे लीजिए, आप अपने खर्चे चलाइए और जो आप सेवा कर रहे हैं समाज की वो करते रहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें पैसे इन सब चीज़ों से आते हैं और डिफरेंट चीज़ों में खर्च होते हैं। जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह में खर्च होते हैं। सर तो हम यहाँ पे इनके क्या अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्या ये अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम? बच्चों हमें यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, वैसे इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट आता था, इसमें क्या आएगा? बच्चे इसमें जब आपके पास जब पैसा, मतलब जो आपके डोनेशंस वगैरह आए हैं उनका टोटल जब आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो पैसा आएगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको सरप्लस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सरप्लस बोला जाएगा। और मान लीजिए जो कम हो गया, मान लीजिए आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, आपके पास डोनेशन सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह कम आई है, तो क्या बोला जाएगा फिर उस केस में? क्या बोला जाएगा? उस केस में डेफिसिट बोला जाएगा, जो कि नॉर्मल केस में आप क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। वो यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा। जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। सर ये बनाने के लिए तो हम जो बनाते थे वहाँ पे नॉर्मल वाले में, तो हमें तो ट्रायल बैलेंस मिलता था, यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस मिलेगा। बच्चे यहाँ पे जो बनाएंगे आप, वो बनाएंगे आप किससे बनाएंगे, आप रिसीट पेमेंट अकाउंट से। सर एक नया टर्म आ गया, रिसीट पेमेंट अकाउंट। अब बताइए रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है? बच्चे रिसीट पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है। आपको कैश अकाउंट बनाना आता है ना, कैश का लेजर बनाना आता है, वही तो है रिसीट पेमेंट अकाउंट। आपके पास पैसा आता है तो आप क्या करते हैं, टू में लिखते हैं, जाता है तो बाय में लिखते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनेगा उसमें जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आप किस साइड लिखेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जब आपके पास से पैसा जाएगा तो आप राइट हैंड साइड लिखेंगे। अरे यही है रिसीट पेमेंट अकाउंट। हाँ मेरे हिसाब से तो यही है। आपको कुछ और पता है क्या, मतलब कुछ टेक्निकल टर्म में? अरे सर अच्छा ओके, पता चला आपको। तो क्या क्या बनाना है इसमें? एक बनेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बनेगी बैलेंस शीट।
ठीक है जी, ओके सर, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को धीरे धीरे करके। आपके बुक्स में क्या क्या दे रखे हैं, पहले हम एक बार कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम रिसीट पेमेंट्स अकाउंट्स तक आएंगे। हाँ, एक चीज़ और बच्चे, हमारा पढ़ाने का जो मॉडल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जब भी हम क्लास को सम अप करेंगे तो जो पूरे क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज़ करेंगे, और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हम उसको भी रिवाइज़ करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा करके, सिर्फ 2 मिनट ही लगाएंगे हम, लेकिन रिवाइज़ हम ज़रूर करेंगे, ये आप कभी मत भूलिएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। अरे सर ये तो बहुत भारी, अरे भारी वारी कुछ नहीं है, बस आप मन लगा करके जैसे मैं कहते जाता हूँ, जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। भी क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं हम, ओके। चलिए, ये लेक्चर है हमारा, पहला लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1 है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? नाम है आपका चैप्टर 1। इसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके चैप्टर का नाम है। मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है इसका। मीनिंग होता है इसका मीनिंग also known as non-profit organization, also known as non-profit organization, NPO, organization ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन विच ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? विच ऑब्जेक्टिव टू which organization which are set up with an क्या किससे? ऑब्जेक्टिव with the objective to further
cultural, to further cultural, educational, health, religious, public services, क्या public services to public and members etc. and not with the purpose of earning profit. अब देखिए ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ भी के नाम से भी जाना जाता है। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी मैं एनपीओ बोलूँगा तो इसका मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू फर्दर क्या करना, कल्चरल, एजुकेशनल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्विसेज किसको, पब्लिक सर्विसेज टू किसको, पब्लिक को, किसको, ये सारा देना सुविधा, मतलब ये सर्विसेज सेवाएं देना किसको, पब्लिक को और उसके मेंबर्स को, जो उसके मेंबर्स हैं उसको। और किस चीज़ से सेटअप नहीं होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट से सेटअप नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताओ, आप कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, religious public services to public and members and not with the purpose of earning profit। अब आपको कुछ सिंपल वर्ड में बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं ना कि an organization which main objective is not to earn profit and its main objective to serve the people in the different categories of different areas of cultural, educational, health and etc. आप उसको बता सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मेन मकसद क्या है, सेवा प्रदान करना, किस किस चीज़ों में, कल्चरल में, पब्लिक में, रिलीजियस में, कुछ भी, मतलब जो भी सोशल, ये समझ लें एक टाइप की सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, पब्लिक को और अपने मेंबर्स को। ठीक है जी, ओके। ये इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। सर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ना, कोई सा भी आप जो क्या कहते हैं, ये हेल्थ क्लब वगैरह जो होता है, हेल्थ क्लब क्या होता है, हेल्थ क्लब जो होता है, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल सोसाइटीज़ होती हैं, क्या होती है, एजुकेशनल सोसाइटी, एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, वो उनका भी क्या बनता है, उनका भी वो भी क्या होती हैं, एनपीओ होती हैं। तो कोई भी एजुकेशन सोसाइटी जो कि इस मोटिव से बनाई गई है, जिसका कि मेन पर्पस क्या है, बच्चों को एजुकेट करना, ना कि पैसे चार्ज करना। ये एग्जाम्पल होगा, इसके एग्जाम्पल है ये। इनका कभी भी मोटिव ये नहीं होता है कि पैसे चार्ज करना है, इनका हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखिए ऑब्वियसली वो जो पैसे लेते हैं वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है, वो कभी भी फ़ी में वगैरह में नहीं काउंट होता, वो सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, हमने इसकी मीनिंग को देख लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे।
सर सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ आपको, सोर्स ऑफ फंड क्या होता है इसमें। सोर्स ऑफ क्या, फंड, कि सोर्स ऑफ फंड इनका कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। एक तो आता है आपको डोनेशन, क्या आता है, एक आता है डोनेशन, देन दूसरा मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फी, ठीक है, ये दो तरीका हो गया। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ये तीसरा है सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट लोन्स, लोन्स, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, तो ये क्या है, इसके सोर्स ऑफ फंड है, फंड के सोर्स है ये डिफरेंट। गवर्नमेंट ग्रांट या फिर इंस्टीट्यूशनल ग्रांट। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। डोनेशन का मतलब क्या होता है, डोनेशन का मतलब पता है ना आपको, इज अ काइंड ऑफ क्या है, चैरिटी जो मिलती है, कहीं से डोनेशन आ गया, कहीं से चैरिटी आ गई, दान मिल गया किसी से, कोई कंपनी थी उसने क्या करा, दान दे दिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका डोनेशन। ये एक टाइप का क्या है, इसका फंड का सोर्स है। मेंबरशिप फीस या फिर एंट्रेंस फी, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके बताया आपको। एक हेल्थ क्लब है, आप हेल्थ क्लब में जाते हो तो वो आपसे क्या करते हैं, मेंबरशिप फ़ी लेंगे, एंट्रेंस फ़ी लेंगे कि आपको अगर हमारे क्लब का मेंबर बनना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2000 रुपये की मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। तो वो भी एक टाइप का क्या है, सोर्स है, इनका फंड का सोर्स है। देन सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, जब आप फ़ी ले लेते हो, मतलब फ़ी आपने क्या करा, एडमिशन ले लिया, उस जो क्लब था उसमें आपने एडमिशन ले लिया, आपको करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि आप 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे, तो उसको क्या बोला जाता है, मंथली सब्सक्रिप्शन लोगे। तो वो एक टाइप की जो आपको सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए वो आपसे चार्ज कर रहे हैं एज ए सब्सक्राइबर। आप क्या हुए, उनके सर्विसेज के सब्सक्राइबर हुए। जैसे आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब वगैरह फलाना के लेते हैं ना सब्सक्रिप्शन, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या बोला जाता है उसको मंथली सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, जो 1 महीने के लिए होता है। फिर जो साल भर के लिए होता है उसको ईयरली, जो आधे साल के लिए होता है उसको हाफ ईयरली, देन नेक्स्ट जो 3 महीने के लिए उसको क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। जब आप देखेंगे जो भी एनपीओ होती है वो कभी भी आपको एज ए डायरेक्ट पैसे चार्ज नहीं करेगी, वो इस तरीके सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसे चार्ज करती है। ओके, लोन्स, सर लोन से क्या मतलब है, लोन से एक टाइप का फंड, सोर्स ऑफ फंड है बेटे। जैसे जब आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे भी तो आपको क्या करना पड़ता है, लोन्स समटाइम्स बिजनेस रन करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं ना बैंक वगैरह से, तो वो भी तो एक टाइप का सोर्स ही है ना फंड का। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगी, चाहे आप बैंक से लीजिए या फिर एनबीएफसी से लीजिए, एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है, ठीक है, आप उनसे लीजिए लोन, तो लोन भी एक टाइप का क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। देन गवर्नमेंट ग्रांट, इंस्टीट्यूशनल ग्रांट जो है ना, ग्रांट मिलते हैं। ग्रांट का सर ग्रांट से क्या मतलब, ग्रांट हमको समझ में नहीं आ रहा है बच्चे। ग्रांट बेसिकली वो होता है, जैसे आप
कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए आपका मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये है। मंथली सब्सक्रिप्शन जो है आपका 5,000 रुपये के लिए है। अब गवर्नमेंट ने देखा आप बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा है, तो क्या करा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट एक ऑफ़र लेकर के आपके पास आई कि एक काम कीजिए, आप मेंबर से 5,000 नहीं लेकर के आप 3,000 लीजिए, जो आपके रिमेनिंग 2,000 रुपये हैं वो 1,000 मेंबर के मैं पे करूँगी। गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो आपका NPO था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास आई। गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो आपके सब्सक्रिप्शन है ना, आप वो सब्सक्रिप्शन में से इतने पैसे कम कर दीजिए, इतने पैसे मैं आपको ग्रांट दे देती हूँ। मतलब तो आपको कितने चार्ज करने मेंबर से? मेंबर से सिर्फ आप 3,000 रुपये चार्ज करेंगे, रिमेनिंग आपको 2,000 रुपये जो है वो एज ए ग्रांट मिल जाएंगे। वो भी है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट से आपको आपकी सर्विसेज के लिए पैसे मिल गए, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है आप वो कम कर दीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग उसका जो है बेनिफिट उठा पाएँ। और इंस्टीट्यूशनल ग्रांट, बेटे जब सेम काम कोई इंस्टीट्यूशन करती है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, बेसिकली गवर्नमेंट नहीं करती है, तो उस केस में इसको क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशनल ग्रांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशनल ग्रांट बोला जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने मीनिंग देखा और सोर्स ऑफ फंड देखी कि सोर्स ऑफ फंड क्या क्या हो सकते हैं, किसके? NPO के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें बेसिकली कंसेप्ट कवर अप कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और फीचर्स ऑफ NPO। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ NPO, कि एक NPO कहलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें होनी ही चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होनी ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPO। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एक NPO होने के लिए ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। सबसे पहला एंटिटी। सर ये एंटिटी क्या है? एंटिटी बच्चों ये होता है कि NPO की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वैसे भी जब भी कभी आप बिज़नेस करते हैं तो उसकी एक, जब आप कोई कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो कंपनी की तो लॉ नहीं दे रखी है कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन NPO जो होता है उसकी भी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। मतलब वो सेपरेट है, किससे? अपने मेंबर से सेपरेट है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। नेक्स्ट, पर्पस तो पता ही है आपको, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना तो, प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं पर्पस। तो पर्पस इसका क्या है कि जो मीनिंग में पढ़ा था, तो फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना किसको? पब्लिक को, ठीक है, रिलीजियस वगैरह ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना किसको? पर्पस। ये इसका क्या है? उद्देश्य होना चाहिए। तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPO, नॉट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट ओनरशिप। इसमें ओनर कौन रहेगा? ओनरशिप, इसमें ओनरशिप किसकी रहेगी? NPO जो होता है वो हमेशा किसके द्वारा बनाया जाता है? ये या तो एक सोसाइटी के द्वारा सेटअप किया जाता है, एक सोसाइटी के द्वारा, और या फिर किसके द्वारा? एक ट्रस्ट के द्वारा। तो कभी भी इसके ओनर्स जो हैं वो कौन नहीं रहेंगे? इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल्स इसके ओनर्स नहीं रहेंगे, तो ओनरशिप जो है वो किसकी रहेगी, वो या तो सोसाइटी की रहेगी या फिर ट्रस्ट की रहेगी। जैसे मैंने आपको एजुकेशनल ट्रस्ट का एग्जांपल दिया था ना, कि एक एजुकेशनल ट्रस्ट थी, ठीक है, तो ओनरशिप किसके पास रहेगी, सोसाइटी के पास रहेगी या फिर ट्रस्ट के पास रहेगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ये तो पता ही है आपको, ये तो आपको क्या है, पता है। क्या पता है, ये आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट नहीं है। क्या है इसका उद्देश्य, ये कहते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है इसका, प्रॉफिट कमाना नहीं है। बट हाँ प्रॉफिट तो चाहिए ना, मतलब सरप्लस तो चाहिए ना, तभी तो अच्छे से, जितना सरप्लस रहेगा तभी तो नेक्स्ट ईयर वो उतने अच्छे से लोगों की सेवाएं कर पाएगी, या फिर जिस भी फील्ड में है वो, चाहे वो कल्चरल में हो, चाहे वो एजुकेशनल में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, वो इतने अच्छे बेनिफिट्स पब्लिक तक पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट तो उसको चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, बट प्रॉफिट तो चाहिए, तो उसकी प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है, भूलिएगा नहीं आप। ओके और ये जो सरप्लस होता है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से वाले, जो पर्पस में ऑब्जेक्टिव शामिल थे वो वाले। ओके, देन मैनेजमेंट। सर इसका मैनेजमेंट कौन करती है, बच्चे जो इसका मैनेजमेंट करती है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रस्टी। उसको क्या कहा जाता है, ट्रस्टी कहा जाता है। ठीक है, या फिर मैनेजिंग कमिटी होती है जो कि इसका मैनेजमेंट करती है। कौन मैनेजमेंट करता है, मैनेजिंग कमिटी या फिर ट्रस्टी, इसका जो मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट, फंड्स। फंड आपको पता ही है, सोर्सेज ऑफ फंड आपने देख लिए थे कि मेंबर भी देते हैं, एज ए मेंबर से फीस देते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन आता है, ये सारे क्या थे, गवर्नमेंट ग्रांट आते हैं, यहाँ से इनको यहाँ से फंड आता है। लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको क्या बनाना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे नॉर्मल केस में हम बनाते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनता है, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको रिसीट्स। एक तो बनेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ एरो डाल के लिख देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन लास्टली बैलेंस शीट। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे इसके। तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके, NPO के। ओके, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। और बच्चों कैसा लग रहा आपको, 11th कंप्लीटेड, 12th, ओ माय गॉड, सिर्फ 1 साल, फिर आप ग्रेड, फिर ग्रेड के बाद आप ओके, फिर जॉब लाइफ, यही तो टाइम है। कब इसके बारे में आराम से बातें करेंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस किसके बीच में है? डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्या टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन यार ये भी चला गया क्या रहा मार्कर्स को आज। डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? डिफरेंस बिटवीन एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप भी बता सकते हैं डिफरेंस एनपीओ और किस किस के बीच में। बेसिस ऑफ डिफरेंस देख लेंगे हम। अब बेसिस ऑफ डिफरेंस के बाद क्या करेंगे? हम एक एक को समझ लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेसिस, कि कौन कौन सा बेसिस रहेगा डिफरेंस का। तो पहला बेसिस पर्पस, ये किसके लिए? सोसाइटी की सर्विस के लिए, और ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अगर एक वर्ड में लिखना हो, टू फर्दर, एक लाइन में टू फर्दर, वही सारी चीज़ें कल्चरल, एजुकेशनल एट्सेट्रा टू पब्लिक। और पर्पस का सेटअप क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है इसका? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, लाभ, पैसा नहीं लाभ कमाना, प्रॉफिट। नेक्स्ट सेकंड सोर्स ऑफ किसका? सोर्स ऑफ फंड। इसमें सोर्स ऑफ फंड तो पता है ना आपको, अभी तो बताया था मैंने सोर्स ऑफ फंड इतने डिटेल में। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? पैसा आएगा मेंबरशिप फीस से, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, यहाँ से पैसा आएगा। और यहाँ पे कैसे, कहाँ से पैसा आएगा? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? या तो पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल, और अगर क्या है पार्टनरशिप है पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का कैपिटल, कंपनी है तो शेयर्स से पैसा आ सकता है। ठीक है, ओके। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनाते हैं हम? रिसीट एंड पेमेंट, आरपी, receipts and payment account, then income expenditure account, and lastly balance sheet। आरपी का मतलब receipts and payment account, आई इन पर income expenditure account and balance sheet। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, BS, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बनता है रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। चौथा सरप्लस या प्रॉफिट।
यहाँ पे जब पैसे आपके पास ज़्यादा आते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट के केस में क्या लिखते हैं आप, सरप्लस, और लॉस के केस में डेफिसिट लिखते हैं आप। और यहीं पे या तो प्रॉफिट लिखा जाता है, प्रॉफिट, या फिर लॉस लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे सरप्लस डेफिसिट। देन डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यह क्या, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड among its members, ये मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है इसमें एनपीओ में, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड among its members। ठीक है, ये किसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सब आप जब क्लास मैंने 11 का लेक्चर स्टार्ट करा था तो उसमें 2-3 चीज़ें बताई थी मैंने, आपको ही बता देता हूँ कि आप हमेशा अगर मतलब लेक्चर मेरे से ले या नहीं ले, कहीं से भी ले, आप मैटर नहीं करता है, बस आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आप हमेशा थ्योरी के लिए एक अलग सा रजिस्टर लिख के रखें, बेसिकली कंसेप्ट्स के लिए एक रजिस्टर रखें एंड कंसेप्ट्स के अलावा बाकी के लिए एक रजिस्टर रखें। ओके, मतलब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स के लिए एक रजिस्टर रखें। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ किसके, ऑफ एनपीओ के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनता है, एक बनता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक बनेगा आपका इनकम एंड क्या, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। और एक बनती है आपकी बैलेंस शीट। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, तीनों होता क्या बेसिकली। अब देखिए, जो एक आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली जस्ट लाइक कैश बुक। ये मोर कम और बेस किसकी तरह होता है, ये बेसिकली कैश बुक की तरह होता है। ये कौन सा अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या है कि जब भी आप बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एंड करेंगे, जब आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज होगा फॉर द पीरियड का, तो इसका जो बैलेंस रहता है ना, जो बैलेंस रहता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो बैलेंस रहता है कैश में तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस नहीं आएगा। रीज़न बीइंग कि कैश नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस आ जाएगा। और राइट हैंड साइड जब आपके पास बैंक में बैलेंस हो, कैश आपके पास हो, तो राइट हैंड साइड बैलेंसिंग हो जाएगी।
अब देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंसिंग से क्या मतलब है, जो बैलेंसिंग हुई इधर लेफ्ट और राइट, वो जब मैं नेक्स्ट पीरियड का रिसीट पेमेंट बनाऊंगा उसमें वो कैरी फॉरवर्ड होकर के आएगा कि बाय ओपनिंग बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस का मैं कैरी फॉरवर्ड लेकर के आऊँगा और कैश और बैंक दोनों की बैलेंस को लिखूँगा मैं। फिर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इसमें मेरे पास जितने टाइप के जितने टाइप के सारे टाइप के रिसीट्स इधर आ जाएंगे। जो मेरा राइट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड में मेरे जितने पेमेंट्स हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, कोई सा भी पेमेंट, जो भी मैं पेमेंट करूँगा, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ABCD मैटर नहीं करता, वो सारा का सारा मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जितनी भी इनकम आई, इनकम इन द सेंस मेरे पास मेंबरशिप फीस आई, मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया, मेरे पास डोनेशन आया, मेरे पास ग्रांट आया, मुझे इंटरेस्ट की इनकम हुई, मुझे रेंट मिला, मुझे कुछ भी मिला, ABCD, कोई भी इनकम हुई, आँख मूंद कर कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ और सिर्फ उठा करके उसके लेफ्ट हैंड साइड में डाल देना है, राइट हैंड साइड में आपको एक्सपेंसेस डाल देने हैं और बैलेंसिंग कर देनी है, आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार। इससे हल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है। कहीं कहीं पे एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी होगी आपको तो हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए आपने 1 तारीख को, 1 अप्रैल को आपने क्या करा, 10% का डिपॉजिट खरीदा, 10% डिपॉजिट खरीदा, या फिर आपने कहीं पे 10% डिपॉजिट करा 1 लाख रुपए। अब 1 साल के बाद वो पैसा जो है आएगा तो फिर किस में आ जाएगा, रिसीट्स में आ जाएगा। कहीं पे अगर आपको दे रखा है रिसीव, अमाउंट नहीं बता रखा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कितने % तक परसेंटेज आपको निकाल करके वहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फिर आता है आप, फिर ये तो हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देन क्या आता है, देन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कम और बेस सेम लाइक सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे इनकम इसमें क्या आते थे, इनकम राइट हैंड साइड में और एक्सपेंसेस किस में आते थे, एक्सपेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में आते थे। सेम इसी तरीके से इसमें भी बनेगा। देन बैलेंस शीट, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे वैसे आपकी बैलेंस शीट भी बनेगी। ठीक है जी, ओके। इनकम एक्सपेंडिचर में एक चीज़ बस आपने ध्यान रखना है, प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट सरप्लस, ये कभी नहीं भूलना आपको, सरप्लस लिखना है। और इन केस ऑफ डेफिसिट आपको क्या लिखना है, इन केस ऑफ लॉस आपको लिखना है डेफिसिट हुआ है। क्या हुआ है, डेफिसिट हुआ है। ये आपको लिखना है इसी तरीके से जो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। देन जो आपको मेंबर्स जो फंड लेकर के आएंगे वो बेसिकली क्या होता है, वो उनका कैपिटल होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, उसकी ट्रीटमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ये समझ लीजिए ना, ये यहाँ पे एक टाइप का आपका ट्रायल बैलेंस है, बेसिकली ट्रायल बैलेंस है जिसमें कि सारी चीज़ें आ रही हैं, बट किससे रिलेटेड होती है हमेशा, ये कैश एंड बैंक। मतलब पैसा आएगा और पैसा जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्या उनसे होगा, ये होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, देन फीचर्स, लिमिटेशंस, उसके बाद इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, चलिए, ओके। अभी हम आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।
एक बार जो हमने पढ़ा अभी तक वो देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास हमने स्टार्ट करी, थोड़े से सिलेबस के बारे में डिस्कस करा, देन हमने डिस्कस करा किसके बारे में, फिर हमने डिस्कस करा एनपीओ के बारे में। एनपीओ क्या होता है, वो क्या काम करती है, उसमें कौन से अकाउंट बनते हैं, उनका प्रॉफिट का क्या रहेगा, सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा। फिर हम आ गए, फिर हमने एनपीओ की मीनिंग को देखा और सोर्स ऑफ फंड देखा हमने। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ देखा, देन डिफरेंस किस किस के बीच में देखा। फिर हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड किसके बीच में, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फिर हमने देखा कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ बनाएगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आप लोग हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक्स वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।